गुरु शिष्य परंपरा में सबसे लोकप्रिय परिभाषा कबीर की मानी जाती है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। लेकिन आज मन के मौसम में शामिल होने जा रही रश्मि गौतम ने अपने लंबे चौड़े टीचिंग कैरियर में शिक्षा को एकदम नया रूप देने के लिए बड़े इनोवेटिव कदम उठाए। किताबी पढ़ाई लिखाई को क्लासरूम से बाहर प्रकृति और जीवन से जोड़ा। 20 साल दिल्ली के सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ाने के अलावा कई स्कूल्स की वो डायरेक्टर प्रिंसिपल रही। बहुत से चाइल्ड ग्रूमिंग कैंप्स और प्रोग्राम्स कंडक्ट किए। पढ़ाने के साथ साथ रश्मि गौतम का लेखन भी लीक से हटकर है। लुक एंड लर्न एक्टिविटी ओरिएंटेड किताब नर्सरी के बच्चों के लिए लिखी है। बडिंग आर्टिस्ट सीरीज ऑफ बुक्स है जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। आजकल रश्मि जी अपनी नई किताब पर काम कर रही हैं, पीसफुल पेरेंटिंग। इसका कवर पेज भी उन्होंने खुद ही डिजाइन किया है। इसके अलावा स्कूली बच्चों की काउंसलिंग भी करती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ टीन एजर्स ऑफ इंडिया उनकी किताब अभी अंडर प्रोसेस है। रश्मि गौतम ने कई मेजर स्कूल सेटअप किए। सामाजिक कामों में भी इनकी खासी दिलचस्पी है। किड्स पावर नाम से दिल्ली में एक ट्री प्लांटेशन का एनजीओ चलाती हैं। वेजिटेरियन सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली की मेंबर हैं। स्लम्स के बच्चों के लिए हेल्पिंग हैंड संगठन के साथ इन्होंने काम किया है। देहरादून के अनुभव संगठन के साथ प्लास्टिक के विरुद्ध जन जागरण में हिस्सा लिया। वीमेन वेलफेयर के लिए भी बहुत से काम किए हैं। ये तो छोटा सा परिचय है रश्मि गौतम के एजुकेशन की फील्ड में किए गए कामों का और सामाजिक मुद्दों से जुड़ाव का। जिंदगी में उनका एक मोटो है, जो कुछ करना है प्रसन्न निश्चित होकर करें। 70 की उम्र में उनकी फिटनेस, उनकी ऊर्जा उनके दोस्तों को भी एनर्जी से भर देती है। मौसम कोई भी हो, माहौल एकदम चीयरफुल हो जाता है जहां भी रश्मि गौतम के कदम पड़ जाते हैं। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में पारंगत, शिक्षा और जीवन को एक डोर में बांधती रश्मि गौतम लेखक, चित्रकार के साथ साथ शो ऑर्गेनाइजर और इवेंट प्रेजेंटर भी हैं। जिंदा दिली और पॉजिटिविटी से लबरेज रश्मि गौतम अपनी कहानी खुद बयां करना चाहती हैं, तो करते हैं फिर इनका स्वागत। नमस्कार रश्मि जी, बहुत स्वागत है आपका मन के मौसम यूट्यूब चैनल में। मैं कुछ ये जानना चाहूंगी कि आप इस एजुकेशन के अलावा आपके बहुत सारे शौक हैं, जो इस पहले वाले एपिसोड में भी आपने बहुत सारी चीजें शेयर की हैं। आपकी जो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन है, जो आपके शौक है प्रेजेंटेशन के, प्रोडक्शन के, तो कुछ उनके बारे में भी हमें बताएं। आप इमोहा से भी जुड़ी हैं और वहाँ पे बहुत काम कर रही हैं। असल में ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि प्रिंसिपल अब बने हुए हैं तो आपको और कुछ नहीं करना है। नहीं, मैं स्कूल के जितने भी एनुअल शोज होते थे मैं खुद से डायरेक्ट करते थे, क्योंकि बच्चे मुझसे ज्यादा संबंध में रहते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से उसको अडॉप्ट कर लेते थे। दूसरी चीज, मुझे पतंग उड़ाने का बेहद शौक है। अच्छा। और यही कारण से 50वें साल में मुझे चश्मा लगा, क्योंकि मैं, अगर आप पतंग देखते नहीं रहेंगे तो वो नीचे गिर जाएगी। तो आपकी आई साइट बहुत अच्छी रहती है। और एक चीज मैंने बड़े प्रेम से और मन से की, वो है स्टेज पर से बोलना। मैंने बहुत सारे, कम से कम 150 प्रोग्राम करे, और मैं जब जाती थी तो पेरेंट्स के साथ एकदम वो बिना पलक झपकाए 4 घंटे तक मेरी बातें सुनते थे, क्योंकि मैं उनसे वो सवाल करती थी जो वो अक्सर अपने आप से सवाल किया करते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य में क्या होगा। जितना भी मैंने किया उसमें छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मैं जाते ही स्टेज पर कहती थी कि मुझको अभी फूल दिए गए हैं, पर मेरे ही खाते में क्यों ऐसा है कि लोग ताली नहीं बजाते, क्योंकि पेरेंट्स ने धीरे से ताली बजाई। मैंने कहा, आप तो ताली बजा नहीं रहे और आप चाहते हैं आपका बच्चा जोर से कहे गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग अंकल। अब बताइए, वो सारा दिन आपको देख रहा है और आप खुद परफॉर्म करने को तैयार नहीं है। तो
स्टेज पर से बोलना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बल्कि मैं एक वो बहुत कम स्पीकर में से हूँ जो स्टेज पर चाय पीते पीते बात करती हूँ। और पेरेंट्स को भी स्टेज पे बुलाती हूँ। मैं कहती हूँ चलिए आप में से कितने लोग डांस कर सकते हैं, नहीं उठता। मैंने कहा अरे तो फिर बच्चों से इतनी उम्मीद रखना, तो उनके साथ प्रेम करते हुए उनके सेशंस मैंने किए हैं जो कि बहुत कारगर रहे हैं। और किताब लिखने के समय मैं शायद दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ, फिर आप मेरी घंटी बजाइए या हमको फोन करिए, मैं उपलब्ध नहीं रहती हूँ। तो राइटिंग बुक्स इज वन थिंग विच इज ऑलवेज इन माई माइंड। स्विमिंग करना मुझे बहुत पसंद था। तभी मैं सोचती थी अगर मैं मछली होती तो कितना अच्छा था। गिटार बजाती हूँ, तबला बजाती हूँ, आज भी तबला बजाती हूँ स्वयं सुख के लिए, स्वांतः सुखाय जिसको कहते हैं, वो भी करती हूँ। और घर गृहस्थी में मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है कि मैं फूलों को कैसे अपने घरों में लगाऊं। पौधों का, बागवानी का मुझे बहुत शौक है और उनको दूसरा रूप देने का भी शौक है। ये तो फिर किसी और सेशन में बताना होगा। तो जो आप उससे होम डेकोरेट करती हैं, बहुत तरह से आपको मतलब जो आपका मतलब इनोवेशन, आपका किसी भी चीज को आप उसके नए अर्थ तुरंत दे सकती हैं। और एक मुझे एक शौक और भी है कि मैं अब साड़ियां कम पहनती हूँ, तो मैं साड़ियों से खुद से अपने आप से अपने लिए ड्रेसेस बना लेती हूँ। अच्छा। जैसी मुझे चाहिए। जी। तो न जाने क्यों लोगों ने ये बात नहीं समझी, बहुत सारे लोगों ने नहीं समझी कि आप जीवन में जरूरी नहीं कि आपको ब्रांड किया जाए, कि आप यही हैं, कि आप प्रिंसिपल हैं, कि आप टीचर हैं, कि आप गृहिणी हैं। आप सब कुछ साथ में लेकर चल सकते हैं। और जिसके शौक चले गए तो समझिए कि फिर जीवन में कुछ नहीं बचा। हम लोग बहुत सारी चीजें दूसरे क्या सोचेंगे इस कारण से, एक बार में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर मैंने ईश्वर की मदद से मैंने बहुत सारे स्कूल सेटअप करे। एक बार हम जा रहे थे गाड़ी में और मेरा ड्राइवर था और 3 इंजीनियर्स भी थे जो स्कूल को सेटअप करने जा रहे थे मेरे साथ। मैं एज अ प्रिंसिपल जाने वाली थी। मैंने बीच में ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। गाड़ी ने रोकी गई हाईवे पे। ड्राइवर ने पूछा लाल वाली, नीली वाली या पीले वाली? मैंने कहा पीले वाली। वो भी हैरान हुए। मैंने कहा जेंटलमैन प्लीज गिव मी सम टाइम। और मैं पहले 2 स्कूलों में प्रिंसिपल रह के आई थी, तो वो सोच रहे थे मैं बहुत सोबर होगी। मैं उतरी और हाईवे पर खूब तसल्ली से, मेरा ड्राइवर लटाई पकड़े था और मैं पतंग उड़ा रही थी। उसके बाद पतंग उड़ाकर जब हम लोग गए देहरादून, वहां जाके स्कूल सेटअप किया, तो कुछ दिनों बाद वो हमसे बोले कि मैडम आज हम लोग सच बोलना चाहते हैं कि हम लोगों ने सोचा ये और स्कूल सेटअप करेंगे, जिंदगी तो नाम को नहीं है। तो इस तरह के काम करना मुझे बहुत पसंद आता है। अगर मेरी किसी भी एक्टिविटी से किसी और को नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो मैं उसको करने में जरा भी नहीं संकोच रखती हूँ। जी। अच्छा रश्मि जी, एक बात तो आपके साथ में बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आप बहुत अच्छी काउंसलिंग करती हैं और कोरोना टाइम में तो आपने बहुत से परिवार, बहुत से लोगों का ऐसा मतलब सहयोग किया कि लोग आजीवन आभारी रहेंगे और अभी भी आप इस काम में लगी हुई हैं। तो चूंकि आप चीजों को जड़ों से उठाती हैं तो उसको इस काम को करते हुए आपको क्या क्या महसूस हुआ और किस तरह से आप इतनी महारत के साथ ये काम कर पाती हैं? तो ये पेरेंटिंग और की जो आप काउंसलिंग करती हैं इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, हम लोग के समाज में एक चीज है जो कि लुप्त होती जा रही, वो है कोई व्यक्ति तसल्ली से बैठकर किसी की बात सुने। हम लोग बहुत हड़बड़ी में पड़े हुए हैं। कितनी बार तो ऐसे काउंसलिंग केसेस होते हैं जिसमें मुझे सिर्फ सुनना होता है पेशेंटली। कितनी बार पहले लोग आते हैं और सिर्फ रोकर वापस चले जाते हैं
तब उनको दोबारा बुलाना होता है। और दूसरी चीज कि मैंने देखा है, जहां तक बच्चों का सवाल है, देखिए 2-3 तरह की पेरेंटिंग होती है। एक तो कि बच्चे में कोई समस्या है, वो पढ़ नहीं रहा, वो जिद कर रहा है, तो 80% केसेस में मैंने देखा है कि मैंने पेरेंट्स को गाइड किया है और फायदा में है बच्चों को। क्योंकि हम हरदम सोचते हैं कि बच्चे में ही कोई गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। हर एक केस एक सा नहीं होता। पेरेंट्स को आता नहीं कैसे। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे समाज में, हमारे भारत के समाज में कौन से पेरेंट को ट्रेनिंग दी जाती है फॉर बीइंग अ पेरेंट? कब दी जाती है? कौन देता है? कोई नहीं देता। एक लड़की जिसके ऊपर पूरा निर्भर करता है, पहले गृहस्थी, फिर पड़ोस, फिर समाज और फिर देश। क्योंकि वो जैसे वो जननी है, जैसा वो बच्चा बड़ा करेगी वैसा समाज और देश बनेगा। अब सवाल ये है कि वो लड़की जब छोटी थी तो पहले निर्भर थी भाई पर, माँ बाप पर, उसके बाद पति पर। तो एकदम से एक दिन बाजे की आवाज आती है और वो लड़की जिसको कि कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली हुई होती है, उसको पूरी जिम्मेदारी देकर एक साथ ही स्काईलैब की तरह गिरा दिया जाता है उसके ऊपर जिम्मेदारी। अब वो स्वयं को देखे या कि जिम्मेदारियों को देखें। तो उस नासमझी की वजह से भी बहुत सारी चीजें हैं जो उभर के आती हैं, मैंने देखा जी। और हम लोग का ये जो पुरुष प्रधान देश है ना, वो खाली कुछ मामलों में नहीं है, बहुत सारे मामलों में। कितनी बार मेरे पास आती है मदद और कहती कि मैम आपने जो समझाया हम सब समझ लिया हमने, लेकिन हमारे पति नहीं मानेंगे इस बात को। वहीं आकर सारा कुछ ठप हो जाता है जी। तो हमने अपने तरीके निकाले हैं पति लोगों को बुलाने के। फिर हम उनको एज अ बुजुर्ग रिझाते हैं कि आप आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो उसकी हमारी अपनी टेक्निक्स है, वो हम कभी और बताएंगे। सही बात है। और जहाँ तक इसका सवाल है, मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था, हाउ टू कीप योर सेल्फ हैप्पी एट द टाइम ऑफ कोविड। अब आप बहुत सारे लोग हैं जो कि अकेले रह रहे हैं या 2 लोग सिर्फ साथ में रह रहे हैं जी। तो उस समय कैसे आप अपने आप को, अपनी मानसिकता को बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है जी। घर वही है, आप दिनों दिनों तक बाहर नहीं जा रहे। आजकल कोई कोविड नहीं है, दिनों दिनों तक बाहर नहीं जा रहे। तब क्यों नहीं ऐसा लग रहा है कि हम बाहर नहीं जा सकते जी, जी। ये हमने कुछ अपने ऊपर ले लिया है। घर के अंदर व्यस्तता क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं अपने आप को हम कुछ समय के लिए समेट पाए? और क्यों नहीं हमने अपने अंदर झांक के देखा उस समय, जो कि एक बहुत अच्छा मौका था अपने आप को समझने का और अपने परिवार वालों को समझने का। सही बात है, इतनी दूरियां बढ़ गई थी। एक चीज तो इसमें हुई कि लोग करीब आए जी, मजबूरन आए लेकिन करीब आए, और बहुतों ने बहुत सारी चीजें महसूस की जिन पर नजर ही नहीं जाती। आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि जिस दिन मैं 55 साल की हुई, उस दिन से मैं अपनी काउंसलिंग के लिए कुछ भी नहीं लिखती हूँ पेरेंट्स से, और ऑनलाइन मैंने पेरेंटिंग कर दी थी जिससे कि लोग मुझसे बात कर सकें जी, जी। और बात सुनना और उनको ये सांत्वना देना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बहुत अच्छी तरह वर्क करता है। किसी भी, मुझे तो आज तक कोई एक व्यक्ति नहीं मिला, रास्ते चलते मैं सबसे बात करती हूँ, चाहे वो रिक्शा वाला, चाहे वो शॉपकीपर हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिससे मैंने प्रेम से बात की हो और उसने मुझसे वापस प्रेम से बात नहीं की हो। चाहे वो हमारा देश हो या विदेश, जिसमें जो लोग कहते हैं कि लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। हर व्यक्ति चाहता है दूसरे की सहानुभूति, हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरा मेरी तरफ ध्यान दे, हर व्यक्ति चाहता है कि कोई मुझे दिशा दिखा दे, चाहे वो थोड़ी सी ही क्यों ना हो जी। एक बार दिशा दिखाने पर वो व्यक्ति रास्ते पे चल देता है और वो काम आ जाता है। सच बात, सही बात आपने कही है।
और जी रश्मि जी, सच कहा आपने कि इसीलिए शायद हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यता में जो एक स्थापना है ना, और आपके कभी कभी आप भी इन लाइंस को बोलती हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते मन जीत। के जीते जी जी। इसी वही बात मुझे याद आ गई आपकी बात सुनते हुए कि अगर आप मन से जुड़ते हैं तो दूसरे मन पर दस्तक जरूर होती है। जी ऐसा अब नहीं हो देखिए, सकता है जी। मन से कोई काम करने से अच्छा होता है। मन मौजी होने से प्रसन्न चित्त होते हैं हम। मन की बात करने से बहुत सुख मिलता है। तो मन तो बहुत बड़ी चीज हुई, और और हम तो मनमाने हैं। जी। मैं बहुत कुछ मानती हूँ कि बचपन आपका जैसा गुजरा ना, वो सारा जीवन आपको प्रभावित करता रहेगा। एज ए जी। काउंसलर मैं ये मानती हूँ। मैं बचपन में सिर्फ बड़े बड़े आम खाकर उनको फेंकना, पेड़ों पे चढ़ना, सांप के पेड़ों में हाथ डाल के देखना कि सांप उसमें है या नहीं। तो ये सब चीजें, बचपन इतना सुंदर गुजरा था कि वो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि आज तक मैं उसी को जी रही हूँ। और कोई संदेश आप देना चाहेंगे आजकल के इस समाज में, जहाँ हर आदमी असंतुष्ट है, हर आदमी ये सोच रहा है कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है और बहुत अकेला महसूस कर रहा है? देखिए, हर व्यक्ति अगर ये सोच ले और ये मंत्र दिमाग में रखे, मन में रखे कि जरा ठहरो, जरा सोचो, जरा देखो, जरा समझो, अपने से ऊपर उठकर दूसरे को। जी। हम इतने व्यस्त रहते हैं अपने जीवन में कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे चारों तरफ और भी लोग हैं, उनकी भी कुछ आकांक्षाएं होंगी, उनकी भी कुछ परेशानियां होंगी। तो अपने से ऊपर उठ के मैं हर दिन तय करती हूँ, शाम तक बहुत अधीर हो जाती हूँ अगर मैंने कम से कम 2 लोगों को उन जीवन में थोड़ा उसको आगे बढ़ाना या थोड़ा सा तसल्ली देना नहीं कर पाती हूँ। शाम को मैं आंकड़ा लेती हूँ अपना कि आज मैंने अपने सारे दिन के अंदर किसके लिए क्या किया। जी। तो अगर हर व्यक्ति ऐसा करेगा तो सोचिए कितने सारे लोगों की कितनी सारी मदद। जी। पर रश्मि हम तो जी, रिश्ते देखते हैं। हाँ, नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए पहले जी। पर हम तो रिश्ते देखते हैं, हम्म। हम सबको समान मानते ही नहीं। इसके लिए करना है, इसके लिए नहीं करना है। अरे भाई, इससे ऊपर देखिए तो हम सब एक आत्मा है, कोई किसी का कुछ नहीं है। अंत क्या है ये सबको मालूम है, लेकिन स्वयं को, खुद को देखते रहना हर समय, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। हाँ, कभी कभी अपने आप से भी मुलाकात करते जरूर हैं। सही बात। मैं आपको एक आपका इंस्टांस याद दिलाना चाह रही थी, जो एक समय आप देहरादून के किसी कॉलेज की प्रिंसिपल थी, और उस समय जो स्टूडेंट्स एडमिशन से रह गए थे एंट्रेंस में, उनके लिए आपने विशेष निर्णय लिया था। वो बहुत ही रोमांचक निर्णय था, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी। जी, देखिए, इतना बड़ा स्कूल और मैं उसको शुरू करने गई, और जब वहां पहुंची तो देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि देहरादून ऐसा माना जाता है कि वो एजुकेशन का हब है। जी। तो सब लोग वहां पहुंचे और मैं भीड़ की भीड़ बैठी हुई थी, और मैं एकदम खुशदिल औरत की तरह वहां पहुंची। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? सब सकते में आ गए। भाई, प्रिंसिपल तो बहुत सीरियस होना जरूरी है ना। ये आएंगी तो एक माहौल बदल जाएगा, सब लोग संकोच में आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा सब लोग फॉर्म भरिए, और सब एक साथ दे दिए। आपको घर में बहुत सारा काम होगा। सब ने दे दिया। मैनेजमेंट को मैंने कहा था कि देखिए, मैं आपके स्कूल को आगे जरूर बढ़ाऊंगी, लेकिन शर्त ये है मगर कि मुझे मनमानी करने दीजिएगा। उनको ये नहीं मालूम था कि मनमानी इस हद तक हो जाएगी, और उनको बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि
उन्होंने हमसे ये तक भी कह दिया था कि 2 बच्चों से ज्यादा आ जाए तो बहुत समझिएगा, आसपास बहुत सारे स्कूल हैं। जब इतने पेरेंट आए तो बड़े खुश हुए, लेकिन उनको फिर भी शक था कि इनमें से पता नहीं कितने आएंगे, नया स्कूल एडमिशन करेंगे नहीं करेंगे। मैंने सबसे पहले उनसे बातें करी, सबको बैठा के, कम से कम 150 लोग होंगे, और मैंने कहा कि आप कोई ऐसा स्कूल चाहिए जिसमें आपका बच्चा खुश रहे। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। ज्यादातर लोग पढ़ाई की बातें करते हैं। खैर, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सबने फॉर्म्स एक साथ भरे, एक साथ ले लिए गए, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। पता नहीं क्यों हम लोगों ने इतनी ज्यादा औपचारिकता कुछ चीजों में बना दी है कि हर व्यक्ति परेशान होकर रह जाता है। उसके बाद जब उन्होंने वो सब दे दिया, मैंने कहा अब आप तो निश्चिंत होके जाइए, कल इसी समय आइए और हम बता देंगे किन किन बच्चों के लिए। और उधर दूसरी तरफ बच्चों का टेस्ट दिया जा रहा था, जिसमें कि मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखती, क्योंकि जो बच्चे ने अभी सीखा ही कुछ नहीं है, तो जब सीख ही नहीं हुई तो उसकी परीक्षा कैसी जी। और हर बच्चे को हक है। मैं अपने मन में सोची थी कि जिसको नहीं आता उसको तो सबसे पहले स्कूल चाहिए। सही बात। जिसको थोड़ा बहुत आता है वो तो सीखा हुआ है थोड़ा, उसको तो कहीं भी मिल जाएगा एडमिशन। तो शाम को बैठ के मैंने अपने टीचर के साथ जो बच्चे फेल हो गए थे टेस्ट में, उनका नाम बोर्ड पर लगा दिया। अब आप सोच सकती हैं कि मैनेजमेंट का क्या हुआ होगा। उनकी रातों की नींद उड़ गई कि हम लोग के पास किस तरह के बच्चे आएंगे। मैंने कहा एक बात बताइए, क्या हम लोग ऐसी टीचरें नहीं रखेंगे जो कमजोर बच्चों को भी पढ़ा सके? क्या हम लोग बहुत बड़ा निर्णय था आपका, और जिस तरह से आपने सबको कन्विंस किया ना कि ये तो निर्णय हो गया तो हो गया। और मैं जिद्दी भी बहुत हूँ, ये भी समझ लीजिए जी। मैं स्कूलों से कहती थी या तो ऐसा करिए या फिर ये लीजिए अपना स्कूल। तो कुछ समय बाद इनको समझ में आ जाता था, और उसके बाद आज की तारीख में उस स्कूल में 3000 बच्चे हैं। जी, बहुत अच्छा चला वो स्कूल। और बहुत इस तरह से ना अपने शिक्षा के लिए जो एक बेसिक एजुकेशन की बात और जड़ों की बात की जाती है, आजीवन आप उसके लिए काम करती रही हैं। तो रश्मि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और दूसरा ये है कि जितना पॉजिटिविटी आपके जीवन में है, उतना ही आप पॉजिटिविटी अपने आसपास सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती है, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी के चलते आपने अपनी कोरोना की लड़ाई जो थी, व्यक्तिगत लड़ाई भी जीती और दूसरों को भी उससे उबरने में मदद की है। तो आपके हौसलों को मैं सलाम करती हूँ। उम्मीद है आपकी कहानी बहुत से बुझे मनों को रोशन करेगी। तो बहुत धन्यवाद। मन के मौसम में आपको भी धन्यवाद, आपने मुझे आज तो आपने मन के मौसम का मौसम ही बदल दिया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद इसमें शामिल होने के लिए। नमस्कार।